नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल समाधान आईसीएस में। वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल समाधान आईसीएस पे। हमने इस चैनल के माध्यम से दो सीरीज स्टार्ट की गई हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि एक सीरीज में मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कवर कर रहा हूं और दूसरी सीरीज में मेरे द्वारा आपको करंट अफेयर्स की बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी ईमेल पे और किसी सोर्स के थ्रू। उनका ये सवाल था मेरे से कि सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा हमारे प्रीवियस एग्जाम पेपर को एग्जीक्यूट करने के देखने के लिए। तो बहुत सिंपल सा है कि आप जाइएगा www.upsc.gov.in के ऊपर पे, और वहां पे आपको पिछले साल के कितने पिछले साल के आप चाहे तो वहां से क्वेश्चन पेपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट सोर्स वही रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि आईआर को कवर करने का बेस्ट सोर्स क्या रहेगा। देन अगेन आई विल से, एक तो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इसमें रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। तो आप इन सब की वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ इसमें हेल्प मिलेगी। तो बेटर है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने से आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहे, जिससे कि आपके व्यूज भी गवर्नमेंट को लेके अगर किसी तरह से पेसिमिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक हो जाएंगे। ऑप्टिमिस्ट की तो खैर गारंटी नहीं, बट रियलिस्टिक हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी तक हिस्ट्री का हमने जो सेशन कवर कर लिया, हिस्ट्री के सेशन में अभी तक हमने ये कवर किया था लास्ट वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से रिलीजियस की गलत पॉलिसीज की वजह से पुर्तगीज को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने 3 बार जो है अकबर को अपने दरबार में भी बुलाया। अकबर ने उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया और उनको अकबर ने उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपने दरबार पे उनके कई सारे पृष्ठ को बुलाया। लगातार 6 से 7 साल तक ये जो है चीजें चलती रही, लेकिन अकबर ने कभी अपना रिलीजन को एग्जीक्यूट यानी चेंज नहीं किया। और बाद में इससे बिल बिला के उन्होंने जबरदस्ती लोगों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो 1608 में इसके थोड़े अगेंस्ट में जहांगीर चले गए थे, और कहीं ना कहीं इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो भी जहांगीर को सूट नहीं कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट चले गए थे। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से डिक्लाइन होने लग गया था पुर्तगीज का जो फेवर था इंडिया में, और किस तरह से अंग्रेज उसके बाद में डच लोगों ने भारत पे दबदबा बना लिया और पुर्तगीज बहुत एक सीमित जगह पे अपने आप को कर पाए। भारत में ज्यादा लंबे समय तक वो बहुत ज्यादा भारत को इंटायरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए या एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। देखते हैं आगे की सीरीज में। स्टार्ट करते हैं पुर्तगीज फॉल एंड फेवर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो भारत में आए तो जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है, ये एक न्योता लेके आए थे, एक लेटर लेके आए थे। जेम्स द फर्स्ट किंग जो थे वहां के, उनका एक न्योता, एक लेटर लेके आए थे, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आए थे जहांगीर के लिए अपने वहां से, यूरोप से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनको एक भाषा बोलनी आती थी जो कि तुर्किश थी, और तुर्किश भाषा में ही जो है यहाँ के जो राजा थे इस भाषा में मुख्यतः अपने काम करते थे, क्योंकि इनको टर्किश जो लैंग्वेज बोलनी आती थी, टर्किश लैंग्वेज में ही वो बात करते, तो इनको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने डायरेक्ट ही राजा से अपनी बात रखी और 1 साल तक उनके मतलब 1608 में आए, 1609 में इनको न्योता भेजा गया। इन्होंने राजा के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखी कि हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं। जहांगीर इनकी भाषा की वजह से और इनके जिस तरीके से इन्होंने कल्चरल और जिस तरह से ग्रीड इन्होंने जहांगीर को दिखाई, जहांगीर इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, इतने ही ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने जो हॉकिंस थे उनको अपने किले का एक बहुत इंपॉर्टेंट आमिर बना लिया। फिर इसको एक वर्ड बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इसको जैसे हमारी फिलहाल इंडियन सिविल सर्विसेज में आईएएस की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है, उस समय ये पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट हुआ करती थी। मनसा साहब दर की पोस्ट हुआ करती थी, ये एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट हुआ करती। ये इनको इन्होंने पोस्ट दे दी जिसमें कि इनके अंडर 400 लोग रहेंगे, उनको हर महीने 30,000 सैलरी दी जाएगी। ये पोस्ट तक भी इनको दे दी थी, यानी कि जो नोबल हुआ करते थे, उनके जो खास नगीने हुआ करते थे, और उनको अपनी मिनिस्ट्री में वो रखते, तो इनको ये पोस्ट तक इन्होंने दे दी, इतने खुश हो गए थे। लेकिन इससे पहले इनको रोकने के लिए पुर्तगालियों ने बहुत कोशिश की थी कि इनकी कभी इनसे मुलाकात ना हो पाए, कभी भी उनको साथ में ट्रेड की पॉलिसीज को डिस्क्लोज ही ना करे, कभी बात ना करे। हालांकि पुर्तगीज ने इनकी कोशिश तो की, लेकिन उसमें विफल रहे, कुछ खास उनको कामयाबी नहीं मिली। और अंत में हॉकिंस ने अपने हिसाब से जो मोल्ड किया जहांगीर को, और अपनी पॉलिसीज के हिसाब से जहांगीर की यानी मुगल्स की पॉलिसी को मोल्ड किया, और ट्रेड का बहुत ही एक मैं बोलूं तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स की नींव रख दी इन्होंने भारत में,
और कहीं ना कहीं पुर्तगालीज को इससे आपत्ति थी क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेडर्स भारत में थे। इसके बाद में पुर्तगालीज ने क्या करना स्टार्ट किया, दे प्लंडर्ड, पुर्तगालीज प्लंडर्ड विद मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। उन्होंने दोनों के साथ में जबरदस्ती लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी, कहीं ना कहीं पोर्ट के ऊपर में लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। और पुर्तगालीज के हाथ में तो उस समय कुछ था नहीं, उन्होंने पायरेसी स्टार्ट कर दी। उनका पायरेट यानी कि जो लड़ाके थे जो जबरदस्ती जो शिप्स पे जाते थे, मुगल के शिप में जाते थे, वहां के उनके कार्गो को लूटना स्टार्ट कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं मुगल को बड़ा ही जो धक्का लगा और पुर्तगालीज की जो इनिशियल उनके दिमाग में छवि थी उससे बहुत बड़ा डेंट लग गया। और यहां से पुर्तगालीज का एक जबरदस्त डिक्लाइन स्टार्ट देखने को मिलता है, बिकॉज दे लूटेड द लोकल्स। सबसे प्रोमिनेंट चीज, उन्होंने लोकल्स को लूटिंग स्टार्ट की। तो इसके खिलाफ पुर्तगालीज इनसे बिल्कुल नाराज हो गए और उन्होंने बोला ये सब तो नहीं चलेगा, एंड दे लेटर स्टॉप्ड एनी काइंड ऑफ ट्रेड विद द पुर्तगालीज। पुर्तगालीज के साथ में कैसा भी ट्रेड था उन्होंने रोक दिया, क्योंकि दे हैव द ऑप्शन फ्रॉम द यूरोप बट नॉट द पुर्तगालीज, नाउ द ब्रिटिशर्स आर द ऑप्शंस। अब उन्होंने अंग्रेजी शासन के साथ में कहीं ना कहीं अपना ट्रेड व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, पुर्तगालीज को इस एरिया से, यानी कि अगर मैं बात करूं भारत के इस वाले एरिया से, गुजरात के इस हिस्से से बिल्कुल भगा दिया, वेस्टर्न पार्ट से बिल्कुल इनको एक तरफ से छोड़ के जाना पड़ा। गुजरात है, गोवा है, मुंबई, जो सिर्फ थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ट्रेडर रह गए थे, लेकिन इनकी जो पूरी कंपनी थी, पुर्तगाल की पूरी कंपनी थी, इनको यहां से जाना पड़ा। और इन्होंने अपनी शिफ्ट नहीं कहां पे बनाई, इन्होंने अपनी शिफ्ट बनाई नहीं हुगली के तट के ऊपर में, लेकिन एकदम से वहां पे नहीं बनी। तो उसमें क्या हुआ उसमें देख लेते हैं अभी आगे। तो हुगली रिवर पे चले गए, लेकिन हुगली रिवर पे जाने से पहले एक फरमान जारी किया गया, ठीक है, फरमान सिरका 1579 में। हालांकि ये फरमान जो है जहांगीर से पहले ही अकबर साहब ने बता दिया था, लेकिन इसको बहुत बाद में सीरियसली लिया गया। ये फरमान जारी किया गया। इस फरमान के द्वारा पुर्तगालीज के साथ में किसी तरह की कोई ट्रेड की कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई रिलीजियस की पॉलिसी नहीं होगा, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखा जाएगा मुगल्स और पुर्तगाली के बीच में। अगर पुर्तगालीज फिर भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो इनको इसके जो है परिणाम देखने पड़ेंगे। ये साफ साफ सी इसमें फरमान में बात कर दी थी। तो पुर्तगालीज मरते क्या ना करते, ये सब छोड़ छाड़ के चले गए कहां पे, दे शिफ्टेड टू हुगली, बट नॉट इनिशियली हुगली। इन्होंने इनिशियली शिफ्ट किया सतगांव में। सतगांव एक असम और वेस्ट बंगाल के पास है, जो फिलहाल का वेस्ट बंगाल, उसके पास में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट फिलहाल भी अवेलेबल है सतगांव के नाम से। सतगांव अगर आप सर्च करेंगे मैप में, गुवाहाटी में भी आपको दिखेगा और वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पे भी आपको दिखेगा। तो वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर पे जो सतगांव पोर्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस पोर्ट पे ये लोग चले गए। इनिशियली ये हुगली पे डायरेक्ट नहीं गए, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपने वहां पर ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट किया, देन दे शिफ्टेड देयर एंटायर बिजनेस फ्रॉम सतगांव टू हुगली एंड दे क्रिएटेड ए कार्गो प्रॉपर कंपार्टमेंट वहां पे बनाने स्टार्ट किए। वहां पे इन्होंने स्टोर हाउसेस बनाने स्टार्ट किए और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया, दे हैव क्रिएटेड ए मोनोपोली। इन्होंने मोनोपोली कर दी किसके ऊपर में, सॉल्ट के ऊपर में, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो नमक की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे पुर्तगालीज ही बनाएंगे और नमक का व्यापार पुर्तगालीज ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और जहां तक कि तंबाकू की बात है, जो कि तंबाकू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप इंडिया में हुआ करती थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते थे। तंबाकू की जो खेत थी उसको हैवी ड्यूटीज के साथ में, नहीं बहुत ज्यादा महंगा, किसी भी ट्रेडर को बेचा गया, जो कि अगेंस्ट इनके खिलाफ में एक बहुत नेगेटिव तरीके से इनको क्या बोलते हैं, रिएक्शन है, इट्स रिएक्शन। तो इनको उसका परिणाम भी झेलना पड़ा। तो पहले इन्होंने क्या किया, ये सतगांव में से शिफ्ट होकर हुगली गए, वहां पे नमक का नया कानून बनाया गया, उसको पूरी तरीके से अपने एक अधिकार में ले लिया और बाद में तंबाकू को भी बहुत महंगे दामों पे इन्होंने ट्रेडर्स को बेचना स्टार्ट किया। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, जबरदस्ती लोगों को बंदी बनाना स्टार्ट कर दिया और उनका धर्म परिवर्तन करने का काम शुरू कर दिया। जिन लोगों को इन्होंने बंदी बनाया था वो डेफिनेट सी बात है वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। यही तरह के लोग हुआ करते थे भारत में मूलतः, उस समय भी और इस समय भी। तो इन्होंने हिंदूज को मुस्लिम्स का पकड़ पकड़ के स्लेव बनाना स्टार्ट कर दिया और उनका धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। यानी कि रिनासांस इनसे आराम शांति से प्यार से तो हुआ नहीं। मुगल के जो बड़े एम्पायर थे, अकबर ने कभी भी इनकी बात नहीं मानी। बाकी कोई इस तरह का फिलोसफर या सेकुलर आज तक किंग आया ही नहीं था कि कोई इनका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट करे। अकबर ने किया लेकिन उसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो उन्होंने जबरदस्ती जाके लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये भी अगेन एवरी एक्शन हैव इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये भी इनके खिलाफ में एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मुगल्स
इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो मुमताज महल रानी हुआ करती थी, जहांगीर की सबसे फेवरेट क्वीन हुआ करती थी, उनकी 2 लड़कियों जो ऑलरेडी इनकी दासी थी, उनको भी ये बंदी बना के अपने पास लेके आ गए। क्योंकि ये उनको अपने साथ में बंदी बना के ले आए, नाउ दे रश टू द बैटल। अब एक लड़ाई का बिगुल बजा दिया इन्होंने, चाहते हुए नहीं चाहते हुए। अब जहांगीर जो उस समय थे शाहजहां, सॉरी जहांगीर मैंने वर्ड बोला, मुमताज महल क्योंकि शाहजहां की फेवरेट रानी थी और शाहजहां उस समय तख्ते पे आ चुके थे, शाहजहां मुगल दरबार के हेड हुआ करते थे। शाहजहां ने ये ऑर्डर दे दिया कि मुमताज महल को किसी भी तरीके से अगर परेशानी हुई है तो अब उसका बदला जरूर लिया जाएगा। और इन्होंने बदला भी लिया। इन्होंने क्या किया, 24 जून 1632 में जो कासिम खान वहां के गवर्नर यानी कि बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उनको ऑर्डर दिया, जाओ जरा अटैक करो पुर्तगालियों के ऊपर में और खत्म कर दो, उनको निस्तो नाबूद कर दो। यही किया कासिम खान ने, यही किया। उन्होंने जाके मुगल्स की पूरी सेना को लेकर अटैक किया। हालांकि उसमें कम से कम 1001 मुगल्स की डेथ भी हो गई थी, लेकिन नन ऑफ द लेस उन्होंने पुर्तगालियों को पूरी तरीके से वहां से हरा दिया, डिफीट कर दिया। और कम से कम 400 लोगों को वहां पे उन्होंने बंदी बनाया। एंड दे हैव लेफ्ट ओनली वन ऑप्शन कि उनको अब अपने आप इस्लाम में तब्दील करना पड़ेगा। और अगर इस्लाम में तब्दील नहीं करते, उनको जिंदगी भर जो है मुगल का बंदी बन के रहना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी पॉलिसीज की वजह से अब धीरे धीरे पुर्तगीज का जो सूरज था वो अंधेरे में जाने लगा। आने वाले लेक्चर में हम लोग डिसाइड या डिस्कस करेंगे किस तरीके से पुर्तगीज की और पॉलिसीज की वजह से उनको ब्राजील में भी हार का सामना करना पड़ा था। उनकी किस तरह से प्लंडर पॉलिसी यानी लूटिंग पॉलिसीज की वजह से उनको इंडिया को पूरी तरह छोड़ के जाना पड़ा था, और कैसे डच ने आके अचानक ही पुर्तगीज पे अटैक किया और पुर्तगीज को भारत को चाहे या ना चाहते हुए छोड़ना पड़ा। और धीरे धीरे अब बरतानिया सरकार का सूरज भारत में उदय होने वाला था। आने वाले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।